यही है कि जब से मोबाइल हमारे हाथ में आया है तब से साइबर क्राइम शुरू हो गया है। क्राइम दो चीज़ों से होता है, पहला लालच, दूसरा डर। जब भी लोग क्राइम में फंसते हैं इन दो चीज़ों की वजह से फंसते हैं, तीसरा कोई कारण नहीं होता साइबर क्राइम में फंसने का। देखिए, जो क्रिमिनल्स हैं वो हर रोज़ एक नया तरीका ईजाद करते हैं। जी। वो एक तरीके पे डिपेंड नहीं रहते, उन्हें पता है कि लोगों को पता लग जाता है। जॉब ऑफर्स आते हैं कि आपके यहाँ नौकरी लग गई है, या आपको इस तरह की नौकरी मिल सकती है, या आप घर बैठे इतना पैसा कमा सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ कुछ वेबसाइट पे जाके लिंक पे क्लिक करना है और आपको इतने पैसे रोज़ घर बैठे मिलेंगे। तो उस लालच में लोग आते हैं। हर चीज़ अब मिलती है। डेटा माइनिंग होती है, डेटा माइनिंग में वो डेटा लेते हैं, उनका काम यही है, सुबह से लेके डेटा लेना, शाम तक डेटा कलेक्ट करना, फिर उसको एनालाइज करना, कौन उनका एक टारगेट, सॉफ्ट टारगेट बन सकता है, उसको एनालाइज करके उसके ऊपर फोकस करना। वॉचडॉग में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लाए हैं साइबर क्राइम की दुनिया के वो सत्य जिनको देख के आप हैरान रह जाएंगे। उससे पहले आप हैरान होते हैं जब आपकी किसी मिस कॉल से, किसी मेल से और किसी बहुत अच्छे मैसेज से आपकी साथ ठगी हो जाती है। ठगी होने के बाद कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आप लालच में आके करते हैं, कुछ चीज़ें आपको जानने के लिए करते हो। वो चीज़ें ऐसी प्राइवेसी में चली जाती हैं कि आप बताने से बहुत झिझकते हो। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि आप इसके बारे में जानते कितना हो। तो हमारी ड्यूटी है प्रोटेक्ट योर एवरी क्लिक। हम इसके साथ ही आपके साथ बैठे हैं। मेरे साथ बैठे हैं राजेश राणा जी, जो आईटी के एक्सपर्ट हैं, जो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर हैं और साइबर क्राइम सेल, पुलिस और भी अदारों के साथ काम कर रहे हैं 2 दशकों से। हम उनसे जानेंगे कि साइबर क्राइम कैसे कैसे हो रहा है, कब शुरू हो रहा है और हमें किन किन चीज़ों से अवेयर होकर चलना चाहिए। इसमें एक ही चीज़ है कि आप जानते कितना हो। आपको जानना चाहिए कि आपको ख्याल रखना चाहिए, आपको अलर्ट रहना चाहिए। वो कैसे कैसे अलर्ट रहना चाहिए, आप में वक्फा ना बनते हुए हम सीधा जाएंगे राणा जी के पास। राणा जी, आपका स्वागत है। थैंक यू जी। राणा जी, सोशल मीडिया का ज़माना है, बिल्कुल तो इसमें यह है कि छोटे से छोटे बच्चे से लेके बड़े से बड़े बुजुर्ग के पास मोबाइल है, बिल्कुल। और मोबाइल सबसे बड़ी ये इस लूट का कारण बनता है जी। तो आप मेरे से ज़्यादा जानते हो कि जामताड़ा बहुत हुआ था। हाँ जी। तो ये किसी इलाके का नाम है, लेकिन अभी ये हर घर में घुस गया है। बिल्कुल। तो अभी भी ये बताइए कि सबसे पहले दर्शकों को ये बताइए, साइबर क्राइम की परिभाषित कैसे करते हैं? देखिए, जो साइबर क्राइम है वो आपकी बिल्कुल बात सही है कि जब से मोबाइल हमारे हाथ में आया है तब से साइबर क्राइम शुरू हो गया। जी। और आज की डेट में हमारी सारी दुनिया जो है मोबाइल में सिमट गई है। चाहे वो कुछ भी हो, हर पर्पस के लिए हमारे पास सिर्फ मोबाइल है। चाहे वो कैमरा हो, चाहे कैलकुलेटर हो, चाहे एंटरटेनमेंट हो, हर चीज़ हम मोबाइल से करते हैं। जी। जो किसी भी तरह का क्राइम कभी भी डिजिटल डिवाइसेस को यूज़ करके होता है तो उसको हम जी। साइबर क्राइम कहते हैं। चाहे वो कंप्यूटर के द्वारा हो, चाहे इंटरनेट के द्वारा हो, चाहे वो फ़ोन के द्वारा हो, तो उस सभी जो है साइबर क्राइम की परिभाषा में आ जाते हैं। तो इस चीज़ को हम साइबर क्राइम कहते हैं। दर्शकों के साथ ये थोड़ा चीज़ साझा कीजिए कि ये इंडिया में कब से चलन में आया है, जब ज़्यादा हुआ? साइबर क्राइम बहुत पुराना है, नया नहीं है। अगर मैं दुनिया की बात करूं तो 90s में ये शुरू हो गया था। इंडिया में सबसे पहले साइबर क्राइम 90s में ही आया। अगर देखा जाए तो उस वक्त नाइजीरियन फ्रॉड था, जब लोगों के पास ये मेल्स आने लगी कि आपकी 10 मिलियन, 20 मिलियन, 30 मिलियन की लॉटरी लगी है। जी। या लोगों को ये बताया जाने लगा कि मैं अफ्रीका से हूँ और मेरे पास इतने मिलियन डॉलर हैं जो मैं आपके देश में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो उस वक्त लोगों को कुछ नहीं पता था। जब एक नया कंप्यूटर आया, उस वक्त लोग हर चीज़ जो कंप्यूटर पे आती है उसे सत्य समझते थे। तो जब लोगों को मेल आने लगी तो लोग उसके झांसे में फंसने लगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में फंसने लगे, ये सभी लोग जो यूएस में थे, यूरोप में थे, चाइना में थे, हर जगह से लोग उनके झांसे में फंसे। नाइजीरियन फ्रॉड सबसे पुराना है। इसको नाइजीरियन फ्रॉड इसलिए कहा जाता है कि ये वहीं से शुरू हुआ, जो मेल के द्वारा था। और वो नाइजीरियन फ्रॉड आज डिफरेंट टाइप की शेप लेके काफ़ी कंट्रीज से ऑपरेट हो रहा है। वो आज भी है, आज भी चलता है। आज भी लोगों को मेल आती हैं कि आपकी लॉटरी लगी है, इतने मिलियन डॉलर की लॉटरी है, आप इतने पैसे जमा करा दीजिए, बाकी पैसे आपको मिल जाएंगे। या उनके पास
मेल्स या मैसेज आता है कि आपके नाम पे $10 मिलियन आया है जो एयरपोर्ट पे रोक लिया गया है जी और उसकी आपने कुछ टैक्स मनी डिपॉजिट करानी है जो बहुत ज़्यादा नहीं होती। तो इंसान को वो उतना लालच देते हैं कि लालच बहुत बड़ा होता है, जी लेकिन उसकी इन्वेस्टमेंट उतनी होती है कि वो रिस्क लेने को तैयार हो जाता है। जी जब आपको बोला जाए कि आपकी $33 मिलियन, $35 मिलियन एयरपोर्ट पे है, बस वो आपके घर आने वाला है ट्रंक जो डॉलर से भरा हुआ है, जी, और आपको सिर्फ $2000 देने हैं, तो आप सोचते नहीं हैं, आप फटाफट दे देते हैं। यानी तो लालच में आ ही जाते। देखिए, क्राइम दो चीज़ों से होता है, पहला लालच, दूसरा डर। जब भी लोग क्राइम में फंसते हैं, इन दो चीज़ों की वजह से फंसते हैं, तीसरा कोई कारण नहीं होता साइबर क्राइम में फंसने का। तो ये वहाँ से शुरू हुआ इंडिया में, खासतौर पे ये उस वक्त आ गया था, लेकिन जब फ़ोन आया, जब रिलायंस ने फ़ोन लॉन्च किए 500 में अनलिमिटेड कॉल्स और सब, जी और वो 500 की कुछ 3 सालों की किस्तें बनी, तो लोगों ने शुरू में वो फ़ोन ले लिए। उसके बाद वो किस्तें लोगों ने पे नहीं की, तो कंपनीज ने क्या किया कि कुछ एजेंसीज हायर की पैसा रिकवर करने के लिए, डिवाइस रिकवर करने के लिए। तो उनका नाम लेके क्रिमिनल्स को एक मौका मिला जब उन्होंने फ़ोन करने शुरू कर दिए। ये फर्स्ट कदम था इंडिया में। ये पहला कदम था जो फ़ोन के द्वारा शुरू हुआ उस जी वक्त पे। आई बिलीव के 2004-6 के भी आसपास की बात है। तो लोगों को फ़ोन आने लगे कि मैं 30,000 की अदालत से बोल रहा हूँ और आपके नाम का वारंट है, आपने ये फ़ोन लिया था और इतना पैसा आपने देना है, जी और ये पैसा आप अगर नहीं देंगे तो आपके अरेस्ट वारंट निकल जाएगा। तो उस वक्त लोगों ने पैसा पे करना शुरू किया, तो वहाँ से क्रिमिनल्स को हौसला मिला, तो वहाँ से धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ, और फिर जैसे जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट, फ़ोन का विस्तार होता चला गया, उसी तरीके से क्राइम का भी विस्तार होता चला गया। हमारे पास हर चीज़ आज की डेट में फ़ोन पे अवेलेबल है, चाहे वो हमारी शॉपिंग हो, बैंकिंग हो, सोशल मीडिया हो, एवरीथिंग। तो यहाँ पर लोग फंसते हैं और हर रोज़ हज़ारों लाखों लोग इस क्राइम में फंसते हैं, ये जानने के बावजूद भी कि शायद ये सच ना हो। लेकिन जो हमारा लालच होता है, हमारे उस विवेक पे, यानी कि जो हमारी सच्चाई इंटरनली हमारा दिमाग हमें बता रहा होता है, तो दिल उस पे हावी हो जाता है कि नहीं भाई, बहुत बड़ा अमाउंट है, आप एक बार ट्राई कर लो यार, शायद हो जाए, शायद लॉटरी लग जाए, हाँ, यानी शॉर्टकट। शॉर्टकट हर हाँ किसी को ज़्यादा पैसा चाहिए, और इतना बड़ा पैसे का लालच होता है कि लोग ना चाहते हुए भी फंस जाते हैं। जी, चलो ये कंप्यूटर के से शुरू हो गया, जी। मेल चली, उसके बाद सोशल मीडिया आया, हाँ मोबाइल जी, बढ़ गया। हाँ जी। तो उसके बाद मोबाइल के आने से क्या चीज़ बढ़ी, कि मोबाइल, तरीके क्या क्या बढ़े? देखिए, मोबाइल के आने से सबसे बड़ा जो एक बेनिफिट हुआ वो ये था कि हर किसी के हाथ में एक मोबाइल आ गया, यानी कि एक कम्युनिकेशन पावर आ गई, यानी कि हम कभी भी किसी को फ़ोन कर सकते हैं, इंटरनेट फ्री हो गया, जी लोग इस पे मूवीज़ देखते हैं, लोग इस पे कम्युनिकेट करते हैं, वीडियो कॉल्स करते हैं, और भी पता नहीं क्या क्या। आज की जी डेट में रील्स का ज़माना है, तो लोगों ने रील्स बना बना के सोशल मीडिया फुल किया हुआ है। जी तो आपका जो मोबाइल है बेसिकली आपके हाथ में आया तो बहुत सारी चीज़ें लेके आया, और साथ ही ये एक ऐसा रास्ता क्रिमिनल्स के लिए लेके आया जो आप तक आसानी से पहुंचता है। यानी कि आपके पास मोबाइल है तो क्रिमिनल की पहुंच आपके तक है, और वो आपको किसी भी तरीके से कांटेक्ट कर सकता है, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे मेल्स हो, या फ़ोन कॉल्स हो। तो ये उस वजह से है। चलो ये हुआ, यानी कि अभी मोबाइल हर व्यक्ति के हाथ में है, तो यानी कि वो रिस्क में भी है अगर वो अनजानी से काम करता है या लालच में काम जी करता हाँ, देखो, कोई भी एक डिवाइस या कोई भी एक ऐसी चीज़ जिसका हमें यूज़ या मिसयूज़ ना पता हो, या हम उस चीज़ को गलत तरीके से यूज़ करें, तो वो डेफिनेटली हमारा लॉस करती है वो चीज़ें। तो मोबाइल के साथ हर चीज़ के साथ प्रिकॉशंस आती हैं। कोई भी चीज़ जब हम गलत तरीके से यूज़ करते हैं, या उसके तरीके से कोई हमें गलत तरीके से इस्तेमाल करता है, तो वो हमेशा नुकसान पहुंचाती है। तो वही चीज़ आपकी मोबाइल के साथ है। है। यानी ये देखिए कि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और प्रशासन भी साथ में चल के चला, हमारे ब्रॉडकास्ट जो हाँ जी। मंत्रालय स्पेशल इसी के लिए है। तो ये बात ये है कि जब ये क्राइम बढ़ता रहा, यानी कि मेरा मानना है कि जब कोई इनोवेशन होता है तो सबसे पहले इसको यू क्रिमिनल करता है। जी। वो पहले तैयार होता है, जैसे चैट जीपीटी की बात चली, उससे पहले डार्क वेब पे कुछ और आ गया था। तो आप तो मेरे से बेहतर जानते हैं, लेकिन अभी ये बताइए दर्शकों को ये कौन कौन सी चीज़ें प्रॉपर हैं। मेल की तरह क्या नामिंग है, क्या होता है, व्हाट्सएप पे क्या होता है, यानी कि कोई ऐप्स डाउनलोड किया जाता है, क्या क्या चीज़ें हैं जो जिस पे लूटने की संभावनाएं बढ़ रही है। देखिए, जो क्रिमिनल्स हैं वो हर रोज़ एक नया तरीका ईजाद करते हैं। जी वो एक तरीके पे डिपेंड नहीं रहते, उन्हें पता है कि लोगों को पता लग जाता है। अभी फेस्टिवल सीज़न आ रहा है, तो आपके पास लिंक आएंगे कि अमेज़ॉन पे अगर आप इस वेबसाइट के थ्रू शॉपिंग करते हैं तो आपको 90% डिस्काउंट मिलेगा। तो डिस्काउंट आज की डेट में अगर आप किसी भी शॉप पे जाएँ, शॉपिंग मॉल में जाएँ, तो हर जगह डिस्काउंट है। हम लोग भारतीय जो होते हैं थोड़ा डिस्काउंट पे जल्दी फ़िदा हो जाते हैं, तो वो डिस्काउंट के तरीके से लोगों को फंसाते हैं।
कुछ और आएगा, न्यू ईयर के पैकेजेस बेचने पे कुछ और आपको मिलेगा। या जैसे व्हाट्सएप के थ्रू जैसे हम बात कर रहे हैं, तो आपको उसी तरीके से अगर हम ऐप डाउनलोड करने की बात करते हैं, उसमें हम बाद में बात करेंगे, तो पहले इस तरह के आपको ऑफर्स आते हैं, जॉब ऑफर्स आते हैं कि आपकी यहाँ नौकरी लग गई है, या आपको इस तरह की नौकरी मिल सकती है, या आप घर बैठे इतना पैसा कमा सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ कुछ वेबसाइट पे जाके लिंक पे क्लिक करना है और आपको इतने पैसे रोज घर बैठे मिलेंगे। तो उस लालच में लोग आते हैं। फिर जो जॉब कार्टल है, या जॉब नॉट जॉब कार्टल, जो जॉब फ्रॉड कार्टल है बेसिकली, तो वो क्या करता है कि लोगों को जॉब के नाम पे फंसाता है, उनसे वो गलत काम भी कराता है, और उनसे कई बार उनके बैंक अकाउंट में गलत पैसा भी ट्रांसफ़र करता है। तो उस तरीके से जो जिस तरीके से यूटिलाइज हो सकता है क्राइम में, वो उसको उस तरीके से यूटिलाइज करते हैं। अब आपके पास टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, जो आज की डेट में सबसे बड़ा फ्रॉड चलता है, जिसको हम इन्वेस्टमेंट फ्रॉड कहते हैं। जी। इन्वेस्टमेंट फ्रॉड एक इतना बड़ा फ्रॉड है जो आई बिलीव कि इस वक्त उसकी जड़ें बहुत दूर तक पहुंच चुकी हैं, उसकी रीच जो है उसमें बहुत सारे लोग ट्रैप हो चुके हैं, जिसमें लोगों ने लाखों करोड़ों रुपया कमाया है। अगर आप देखेंगे तो चंडीगढ़ में एक केस हुआ था शायद 2 महीने पहले, जहां पर किसी ने शायद 9 साढ़े 9 करोड़ के आसपास कमाया था इन्वेस्टमेंट के चक्कर में। तो वो आपको ल्योर करते हैं, आपको लालच देते हैं कि अगर आप इतना पैसा स्टॉक में लगाएंगे तो आपको इतना बेनिफिट होगा, आपको इन्वेस्टमेंट इतनी बढ़ जाएगी। तो धीरे धीरे करके वो आपसे गलत तरीके से पैसा लेके फिर वहां से वो आपको ड्राइव करते हैं, अरे स्टॉक मार्केट में तो आपको यार सिर्फ 5-10% का प्रॉफिट है, लेकिन बिटकॉइन में बड़ा प्रॉफिट है, क्रिप्टो करेंसी में बहुत प्रॉफिट है। हम एक करेंसी लॉन्च करने जा रहे हैं, उसका प्राइस आज तो 1 रुपया है, लेकिन आने वाले टाइम में उसका प्राइस 100 रुपये हो जाएगा। तो आपको हमेशा 100 गुना दिखना शुरू हो जाता है। तो हर व्यक्ति अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से उसमें पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है। इट्स नॉट इन्वेस्टमेंट, वो ट्रैप में फंस के उनको पैसा देना शुरू कर देता है, और वो हर व्यक्ति को उस लेवल तक निचोड़ते हैं जहां तक उन्हें उम्मीद होती है कि इसमें आखिरी बूंद बची हुई है। हाँ, यानी कि एक बात कहें, ये थोड़े यानी कि बड़े जो मैच्योर लोगों के उनके साथ ज़्यादा जुड़ा हुआ है। लेकिन हम नीचे आए जनरेशन पे, न्यू जनरेशन, क्योंकि अगर इलेक्शन में बात आती है कि इंडिया जवान है, क्योंकि जहाँ जवान ज़्यादा है, तो उनको और सोच के क्या चीज़ प्लान करते हैं क्रिमिनल, वो किस चीज़ में फंसते हैं, वो कैसी क्या क्या चीज़ें अभी हैं? 2-3 लेटेस्ट चीजें हैं जो मैं आपको बताता हूँ। एक अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना भी एक क्राइम है। जी। फॉर एग्जाम्पल, तो क्रिमिनल ने इसको किस तरीके से यूज किया, उन्होंने रैंडम ईमेल भेजनी शुरू कर दी, या मैसेज भेजने शुरू कर दिए, या कॉल्स करनी शुरू कर दी, हमारे पास आपका नंबर आया है और इस नंबर से आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी देख रहे थे तो आपको अरेस्ट किया जाएगा। तो लोग डर जाते हैं। मतलब अगर किसी ने देखा होगा या नहीं भी देखा होगा तो वैसे भी डर जाता है। अगर किसी ने देखा होगा तो उसे वो तो डेफिनेटली डर जाएगा कि अरे यार मैंने तो, हाँ मैंने गलती से देख लिया था, या जैसे भी है। जी। तो वो उस तरीके से उसको प्लान करते हैं। जो यंग जनरेशन है उसको देख के वो सोशल मीडिया के थ्रू प्लान करते हैं। यूजली सोशल मीडिया के थ्रू ट्रैपिंग होती है। सोशल मीडिया के थ्रू आपकी रील्स को प्रमोट करने के लिए, आपके पेज को प्रमोट करने के लिए आपको किसी भी तरह का और लालच देके आपको उसमें ट्रैप किया जाता है, इन नेम ऑफ एनीथिंग, जो भी वो पॉसिबल हो सकता है उस पर्टिकुलर डे में। तो उस समय पे वो आपको ट्रैप करते हैं। तो जो यंग जनरेशन है उसके लिए डिफरेंट प्लान रहता है। जो थोड़ा सा अपर जनरेशन आ जाती है, जो बिटवीन 30 to 40 हैं, ये लोग थोड़ा वरीड होते हैं फ्यूचर के लिए कि हमें अपने फ्यूचर में क्या प्लान करना है। हमें घर चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, हमें बच्चों की एजुकेशन देखनी है, तो जितना हम कमा रहे हैं वो शायद सफिशिएंट नहीं है, तो अगर हमें कहीं से और थोड़ा पैसा मिले तो और बेटर हो सकता है। तो ये लोग उनको टारगेट करते हैं। हाँ, ये तो हुई जनरेशन, यंग जनरेशन। एक बच्चों को थ्रू गेम्स के, गेम करेंसी के लिए, वो कैसे होता है? वो आपको मैं एक बड़ा सीरियस एग्जांपल है। अगर आप देखेंगे कि ये पबजी नाम की एक गेम थी इंडिया में, जी। जो बैन कर दी गई। पबजी के इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 8 करोड़ यूजर थे। 8 करोड़? हाँ जी, 8 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर थे पबजी के। जी। ऑन एन एवरेज मैं ये मान के चलता हूं कि उसमें से सिर्फ 50% यूजर पैसे खर्च करते थे। यानी कि कुछ पबजी के टूर्नामेंट वो ऑर्गेनाइज करते थे, कंपटीशन। जी। कुछ पबजी के वेपन्स सेल होते थे। आपके खरड़ में एक केस हुआ था जहां पर एक बच्चे ने अपने दादा के अकाउंट से 14 लाख रुपए के वर्चुअल वेपन परचेज कर लिए थे। तो उस तरह के जो 50% यूजर आप मान के चलिए कि 4 करोड़ यूजर्स पबजी पे पैसा खर्च करते थे। ऑन एन एवरेज अगर 4 करोड़ यूजर जो हैं एक महीने में 1,000 रुपया खर्च करेंगे, ऑन एन एवरेज, जो बहुत कम था, हालांकि इससे ज्यादा पैसा खर्च होता था, तो पर मंथ 4,000 करोड़ का वो हो गया। वो पैसा कहां जा रहा है? हाँ, किसके पास जा रहा था? कौन उस पैसे को मैनेज कर रहा था इतने बड़े लेवल पे? ट्रेस नहीं होता है। नहीं, ट्रेसिंग होती है, गवर्नमेंट को पता था, इसी वजह से वो सब चीजें बैन की गई
क्योंकि एक लत लगा दी थी बच्चों को गेम खेलने की। हमारे पास काफ़ी केसेस आए पेरेंट्स के जो बच्चों को लेके आए कि इसका पबजी अकाउंट डिलीट हो गया है, ये उसको रिस्टोर करना चाहता है। मेरे पास ऐसा केस आया था जिसमें एक डॉक्टर थी जो हर रोज़ तकरीबन 3 घंटे पबजी खेलती थी और वो महीने में 30,000 रुपये खर्च करती थी। उसका अकाउंट हैक हुआ था, तो वो हमारे पास उस हैक अकाउंट को रिस्टोर कराने आई थी। हमने नहीं किया, बट उसको हमने कन्विंस किया कि इसको छोड़ दे, एक तरह से डी एडिक्शन है। तो उस तरह से वो बच्चों को ट्रैप करते हैं। बच्चों को ट्रैप करने के लिए गेमिंग है। गेमिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इस वक्त। गेमिंग इंडस्ट्री में सिर्फ वर्चुअल वेपन्स में पैसा नहीं जाता, आपका हार्डवेयर कितना बिकता है। अब मान लीजिए पबजी जिसने खेलनी होती थी वो नॉर्मल फ़ोन पे नहीं चलती थी या नॉर्मल कंप्यूटर पे नहीं चलती थी, तो उसको एक ग्राफिक कार्ड वाला कंप्यूटर चाहिए था। आपका नॉर्मल कंप्यूटर 40, 50, 60,000 में आ जाता है। जो एक अच्छा कंप्यूटर था जिस पे पबजी खेल सकते हो वो 3 लाख रुपए का है। तो उस हार्डवेयर इंडस्ट्री में कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा था। सो अल्टीमेटली पैसा तो जा ही रहा है, और जी। पैसा भी एक आम आदमी का जा रहा है, एक ऐसे व्यक्ति का जिसको बेचारे को उससे कोई गेन नहीं है। अच्छा राणा साहब, बच्चों की बात चली तो बच्चों में बोलते हैं कि गेम्स में कोई ऐसी करेंसी यूज की जाती है को किसी भी कंट्री में कैश करो, वो कौन सी करेंसी? ये बिटकॉइंस होते हैं, क्रिप्टो करेंसी हम बोले जाते हैं। ये कैश नहीं होती यूजली, अच्छा। इसको कैश करना भी मुश्किल होता है। ये यूजली क्रिमिनल्स कुछ कंट्रीज में कैश करते हैं, अच्छा। या जो कंपनीज हैं जो उस चीज़ों को बिटकॉइन को लेके कुछ जगह पे कैश कर पाते हैं। आम आदमी के लिए इसको कैश करना काफ़ी मुश्किल है। ओके जी। तो आप थोड़ा सा ये इनके प्रॉपर नेम बताइए। हैकिंग में कौन कौन से कहती हैं कि मेल स्पूफिंग, ऐसा कुछ कैसे बड़े बड़े नाम हैं, क्या क्या कुछ होता है? मेल स्पूफिंग अलग चीज है, बट उससे पहले मैं आपको एक सोशल मीडिया का एक और फ्रॉड बता देता हूँ जो यूजली यंग जनरेशन के साथ होता है, जी। जिसको हम रोमांस फ्रॉड बोलते हैं। रोमांस फ्रॉड? हाँ जी। जैसे हनी ट्रैप चलता है। हनी ट्रैप है, उसी तरह से रोमांस फ्रॉड है। हाँ नहीं, यानी कि उसके जैसा। उसके जैसा बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही जी। है। आजकल बच्चे शादियां लेट करते हैं जी। कैरियर बनाने की वजह से या कोई और रीजन की वजह से। फिर कई बार जब कुछ एज निकल जाती है तो कुछ बच्चे डेस्परेट हो जाते हैं, चाहे जी। वो लड़कियां हैं चाहे वो लड़के हैं। तो सोशल मीडिया पे वो लोग मैच देखना शुरू कर देते हैं, या कहीं से भी उन्हें कुछ मैच मिले तो वो जी। बड़ी जल्दी उसमें फंस जाते हैं। मैं ये वर्ड यूज करूंगा, फंसना इसलिए है क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि वो सोशल मीडिया पे जो दूसरा पर्सन है वो जेन्युइन है कि नहीं है। और इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं, बट एक केस मैं आपसे शेयर करूंगा कि यहाँ पर चंडीगढ़ में मेरे नोन थे। उनके घर से एक बेटी ने मेरे पास आए कि मेरी सिस्टर का जो है, कजन सिस्टर है, उन्होंने यूके में एंगेजमेंट कर ली है। जी। मैंने कहा भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बढ़िया। जी। तो कहते नहीं, मैं आपकी हेल्प लेने आया हूँ। मैंने कहा बताइए। कहते यूके का नंबर 1 है तो वो पता करना है कि वो जेन्युइन है नहीं है। मैंने कहा हुआ क्या, आप लोग नहीं मिले? कहते नहीं, हमने से किसी ने नहीं देखा। मैं क्या उसने देखा? कहती मैंने सोशल मीडिया पे देखा है। अच्छा। तो मैंने कहा आप शादी के लिए रेडी कैसे हो गए? कहता हाँ। हमने उसने एंगेजमेंट भी कर ली ऑनलाइन ही? ऑनलाइन। ओके। हाँ जी। तो जब उन्होंने मुझे नंबर दिया तो उस नंबर को मैंने देखा तो मैं समझ गया कि ये नंबर एक्चुअली लगता लैंडलाइन है, बट इसको हम जंपिंग नंबर बोलते हैं यूके में। तो एक मोबाइल की तरह यूज होता है। जैसे यूके से वो नंबर लेके आप इंडिया में भी यूज कर सकते हो, इंडिया में बैठ के। ओके। हाँ जी। तो मैं उनके घर गया तो मैंने पहले बात की, थोड़ा उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया। तो मैंने कहा अब मेरी भी एक बार बात करा दीजिए। बिल्कुल। हाँ। तो उन्होंने मुझे उसका सोशल मीडिया प्रोफाइल दिखाया, तो शायद किसी ब्रिटिशर का प्रोफाइल था जो फोटो लगी हुई थी। जी। तो जब उन्होंने फ़ोन पे मेरी बात कराई तो मैं समझ गया कि अफ्रीकन एक्सेंट है, बिकॉज मेरे पास कुछ क्लाइंट्स हैं अफ्रीका वगैरह से भी। सो जब मैंने उससे बहुत डिटेल में बात की, जो उसको बोला कि मैं यूके आ रहा हूँ, मिलना चाहता हूँ, तो उसने बोला कि मैं तो न्यूयॉर्क जा रहा हूँ। तो मैंने कहा मैंने भी वहाँ से न्यूयॉर्क जाना, तो फिर इकट्ठे चल पड़ेंगे। हाँ बिल्कुल। हाँ ट्रैक तो कैसे करना ही है। हाँ जी। तो मैंने बड़े प्यार से उसको बोला, तो उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। उसके बाद उसने फ़ोन नहीं उठाया। तब मैंने उस लड़की को बोला कि क्या आपने इसको कभी वीडियो कॉल पे देखा है? कहती नहीं। आपने कभी इसको किसी भी तरीके से ऑनलाइन देखा है जहां पर ये बात करता हो, कुछ करता हो? कहते नहीं। तो मैंने कहा इसको बोलिए कि आपने वीडियो कॉल करनी है। उसने दोबारा उसको ब्लॉक कर दिया। ओके। बट दे हैव ऑलरेडी लॉस्ट। उन्होंने 2100 पाउंड उसको शगुन भेज दिया था। ओके। हाँ जी। एक सोने का कड़ा भेज दिया था। ओके। हाँ जी। और वो यूके में ही शादी करने के नाम पे उसको आई बिलीव के शायद 30 लाख रुपए के आसपास ट्रांसफर करने का प्लान बना रहे थे। ऐसे काफ़ी केसेस हैं, इंडिया में केसेस हैं। यहाँ पर अरेस्ट हुई थी दिल्ली से, उसमें एक लैपटॉप मिला था। उस लैपटॉप में उन्होंने प्रॉपर स्टेजेस बनाई हुई थी कि ये लड़के ये लड़कियां इस स्टेज पे हैं, पहला स्टेज है, सेकंड स्टेज है, थर्ड स्टेज है, फोर्थ स्टेज पे पैसा दे सकता है। तो वो जब बातें करते हैं तो उनको स्टेज पे स्टेज वाइज वो प्रॉपर प्लानिंग है उनके पास। नहीं वो प्लानिंग तो सर डेटा कैसे बनती है? ये डेटा कहाँ से लेते हैं? ऑनलाइन है, सब कुछ सोशल मीडिया पे है। सोशल मीडिया पे हर किसी का स्टेटस अपडेट है, वो सिंगल है, मैरिड है, डाइवोर्स्ड है।
वहां से निकल जाता है। हर चीज़ अब मिलती है। डेटा माइनिंग होती है, डेटा माइनिंग में वो डेटा लेते हैं, उनका काम यही है, सुबह से लेके डेटा लेना, शाम तक डेटा कलेक्ट करना, फिर उसको एनालाइज करना, कौन उनका एक टारगेट, सॉफ्ट टारगेट बन सकता है, उसको एनालाइज करके उसके ऊपर फोकस करना। कुछ ऐसा भी चल रहा है, जैसे आपने नाइजीरिया की बात की या कुछ जी। और बात की, स्पेशल कोई ऐसा ट्रैप भी चल रहा है कि यहाँ से बच्चों को लेके जाते हैं, वहाँ स्पेशल ट्रेनिंग देते हैं इनको, ऐसी? ये भी कंबोडिया के बारे में एक मतलब न्यूज़ आई थी। मैं Okay. पर्सनली भी कंबोडिया गया हूँ, जी। विजिटेड कंबोडिया, वहाँ मेरे क्लाइंट्स भी हैं और वहाँ की जो एजेंसीज हैं उनको मैंने ट्रेनिंग सेशन भी प्रोवाइड किए हैं। तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर सिटी है जिसका नाम सिहानुलोवेक है। तो वहाँ पर चाइनीज़ काफ़ी हैं। तो इंडिया से बाहर इन्होंने इसलिए जाना बेटर समझा क्योंकि इंडिया में अभी पुलिस और गवर्नमेंट काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गई हैं। पहले जामताड़ा में बहुत रेड्स हुई, फिर भरतपुर में काफ़ी बड़ी रेड्स की थी लास्ट ईयर हरियाणा पुलिस ने, और आई थिंक उन्होंने काफ़ी सारे लोग अरेस्ट किए थे। 2000 की टीम गई थी अरेस्ट करने के लिए, गांव के गांव अरेस्ट हुए हैं। उसके बाद इन्होंने यहाँ नेटवर्क काफ़ी तोड़ दिया, तो इन्होंने बेटर समझा कि यहाँ से हम बाहर जाके एक नेटवर्क क्रिएट कर लेते हैं। Okay. तो इसलिए वहाँ से कॉल्स आती हैं, जो आज की डेट में काफ़ी कॉल्स हो रही हैं, जो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स हैं काफ़ी वहीं से जनरेट हो रही हैं। जो लोन ऐप्स हैं वो भी एक फ्रॉड है जो वहीं से जनरेट होता है। अच्छा, ये बताइए कि ये सारी चीज़ें चल रही हैं, अपना इतनी बड़ी सरकार है, इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, इतना बड़ा मंत्रालय है, तो हमारा गवर्नमेंट क्या कर रही है? वो क्या क्या चीज़ें हैं जो लोगों को पता नहीं है, सरकार बता रही है? देखिए, सरकार बहुत कुछ बताती है, सरकार अवेयरनेस कैंपेन चलाती है, सरकार आपको अवेयरनेस वीक्स के नाम पे कॉलेजेस में, स्कूल्स में ट्रेनिंग देती है, ऑनलाइन आपके टीवी पे एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं, बट हम लोग ध्यान से नहीं देखते एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह को, या हम लोग अवेयर नहीं हो पाते। उसके अलावा गवर्नमेंट ने 1930 एक नंबर लॉन्च किया है, अगर किसी के साथ कोई फ्रॉड हो जाता है तो इमीडिएटली वहाँ कॉल करके वो रिपोर्ट कर सकता है। एक cybercrime.gov.in का गवर्नमेंट पोर्टल है जहां पर आप जाके साइबर क्राइम की कंप्लेंट कर सकते हैं। मान लीजिए किसी फ़ोन नंबर से आपको कोई भी एक ऐसी कॉल आई है जो एक फ्रॉड कॉल है, चाहे वो धमकाने वाली है, चाहे वो पैसा छीन लेने वाली है, या और कोई तरह की, तो आप वहां पर जाके उस नंबर को रिपोर्ट कर सकते हैं, तो वो नंबर ब्लॉक कर दिया जाता है। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से काफ़ी एफर्ट्स कर रही है, लेकिन इसमें जो रोल है, हमारा अपना पर्सनल रोल बहुत बढ़ जाता है कि हम किस लेवल तक अवेयर हैं। क्या हम, जब हम ट्रैप में फंस जाते हैं तो गवर्नमेंट तो बाद में आएगी सीन में, पहले तो हम ही फंस जाते हैं। अच्छा, ये बताइए, कोई ना कोई ऐसा केस बताइए जो मैच्योर लोगों के साथ जुड़ा हो, पैसे का या कोई लालच का, ऐसा कुछ केस है जो बहुत चर्चित रहा और उसको हल किया हो, और या उससे कुछ सीख मिलती है अच्छी? देखिए, आज की डेट में डिजिटल अरेस्ट एक बड़ा लेटेस्ट केस है जो चल रहे हैं, और पंजाब पुलिस ने अभी आई थिंक 2 हफ्ते पहले ही शायद कुछ अरेस्ट की हैं उस केस में, जी। जहां पर उन्होंने एक्स डीजीपी को एक डिजिटल अरेस्ट कर लिया था, जो सीबीआई के नाम पे और सुप्रीम कोर्ट के नाम पे। जी। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की कॉपी वगैरह उनको भेज के घर में अरेस्ट करके उनसे पैसे भी ले लिए थे। तो डिजिटल अरेस्ट, पहली बात तो हमें ये समझना होगा कि कभी भी कोई भी एजेंसी आपको फोन करके नहीं बताती कि हम आपको अरेस्ट करने आ रहे हैं, वो रेड करेगी सी, ऑब्वियसली, ठीक है। या अगर किसी केस में आपकी जरूरत है तो आपको सम्मन आते हैं, कोर्ट से सम्मन आएगा, एजेंसी आपको फोन करके थोड़ा बताने आएगी कि आपके पास ड्रग्स मिली हैं तो हम आपके घर आके आपको लेने आ रहे हैं। तो वो एक डेफिनेटली ड्रामा होता है। अगर आपको कभी भी इस तरह का कॉल आता है, उसको सिंपली ये पूछिए कि आप मुझे कहाँ से बोल रहे हैं, कौन सा पुलिस स्टेशन है, आप मुझे लैंडलाइन से कॉल कीजिए। जी। सबसे पहला बेसिक स्टेप है उसको आइडेंटिफाई करने का। लैंडलाइन नंबर आपको हर ऑफिस का ऑनलाइन मिल जाएगा, वेबसाइट्स पे मिल जाएगा, चाहे वो कस्टम की वेबसाइट है, चाहे वो एनसीबी की वेबसाइट है, चाहे वो सीबीआई की वेबसाइट है। सेकेंडली, हमें ये सोचना होगा कि सीबीआई कभी भी इस तरीके से आपको पकड़ने नहीं आती। जी। आज की डेट में जैसे बताया जाता है, जो बहुत पॉपुलर उनका एक मेथड है कि हमें एक ड्रग का पार्सल मिला है और आपके आधार कार्ड से वो बुक हुआ है। जी। तो आधार कार्ड से कोई पार्सल बुक नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, वहां पर पार्सल खोल के नहीं देखे जाते, ना ही उसके साथ आपके आधार कार्ड की कॉपी चिपकी होती है। जी। तीसरी बात, अगर वो मिल भी जाता है, मैं मानता हूं कि चलो है, तब भी वो आपको बताएंगे नहीं कि आपके यहाँ से पार्सल मिला है, अब आ जाओ। तो वो आपको वो लेने आएंगे आपको फिर, जी। अगर ऐसा कुछ होगा तो। जी। ठीक है ना। कभी भी अपना पैसा किसी भी नाम पे अपने हाथों से किसी के अकाउंट में ट्रांसफर मत कीजिए। डिजिटल अरेस्ट में जो लोग कर रहे हैं वो डर के अपने हाथों से पैसे ट्रांसफर कर देते हैं, तो इसमें वो पैसा आपको वापस मिलने की संभावना बड़ी कम हो जाती है, क्योंकि आपने खुद ट्रांसफर किया है। जी। वो पैसा तो कभी मिला, वो अरेस्ट हो गए तो उसके बाद वो पैसा बचा हुआ तो आपको वापस मिलेगा, अदरवाइज आप उनको सिर्फ सजा करा सकते हो, पैसा नहीं ले सकते। ये प्रॉब्लम होती है। अच्छा, ये माना जा रहा है कि
अभी एक चर्चा चल रही थी, एक रिपोर्ट आई थी, शायद डेटा आया था कि मोबाइल फ़ोन जो सबसे पहला कारण बनता है, मोबाइल फ़ोन यानी कि बंद कर दी गए हैं, नंबर ब्लॉक कर दिए, ऐसा कोई डेटा आया है अभी? अभी एक चल रहा है इस पे प्रोसेस। गवर्नमेंट जो है अप्रॉक्सीमेटली 2 करोड़ प्लस ऐसे मोबाइल नंबर हैं जिनको ब्लॉक करने जा रही है परमानेंटली। जी। और आई थिंक अराउंड 25 लाख प्लस डिवाइसेस हैं जिन पे वो फ्रॉड नंबर्स यूज हुए हैं, तो वो परमानेंटली डेड हो जाएंगे, वो फ़ोन दोबारा यूज नहीं हो पाएंगे। जी। इसके अलावा अभी पीछे जो हमारा लॉ बना है, आई थिंक नोटिफाई हो गया है, तो एक व्यक्ति जो है अपने लाइफ में 5 से ज़्यादा फ़ोन नंबर नहीं ले सकता। जी। और जो फ़ोन नंबर का आधार कार्ड वेरिफिकेशन होगा वो लाइव वेरिफिकेशन होगा, यानी कि आपका आधार लेके कोई दूसरा बंदा उसको यूज़ करके आपके नाम पे फ़ोन नंबर, सिम नंबर नहीं ले सकता। अच्छा, कोई आप चंडीगढ़ का या पंजाब का या कोई ऐसा केस बताइए जो लेटेस्ट हो और बताने योग्य हो कि जनरेशन अवेयर हो, यंग जनरेशन। आपके देखिए चंडीगढ़ में बड़े केसेस हुए हैं, अभी शायद पिछले महीने की बात है, जहां पर एक प्रोफेसर ने डिजिटल अरेस्ट में 1 करोड़ 6 लाख रुपए ट्रांसफर किया। जी। वो केस काफी पॉपुलर हुआ। सेम केस था कि आपके नाम पे हमें पार्सल मिला है जी। और उस पार्सल के साथ आपका आधार कार्ड है और उसमें ड्रग्स मिली हैं, और हमने उसको चेक किया कि आपका तो पैसा बहुत आ रखा है अकाउंट में जो ड्रग मनी है, जो है डेटा उन्हें होता उनके पास। हाँ वो डेटा उनको मिल जाता है किसी भी तरीके से। वो कई बार नहीं भी होता तो फ्लुक भी करते हैं, ठीक है, तो कि ये तो दाऊद इब्राहिम के साथ कनेक्टेड है, तो वो ऐसा बड़ा नाम लेते हैं। अभी शायद एक केस और हुआ था जिसमें उन्होंने नाम लिया मुंबई का, जिसमें आई थिंक कोई काफ़ी बड़े पॉलिटिशियन अरेस्ट हुए थे जो शिवसेना के शायद वो हैं, प्रवक्ता हैं, उनका क्या नाम है मैं नाम भूल गया, तो वो अरेस्ट हुए थे एक केस में जो जी। कुछ पैसे का केस था। तो उन्होंने कहा कि इस केस से आपको पैसा आया हुआ है, तो ये सारा पैसा आप एक ऐसे अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए, जब तक वेरीफाई नहीं हो जाता हम उसको रखेंगे, बाद में आपको वापस कर देंगे। तो ये केसेस आपके चंडीगढ़ में ही हुए हैं। ओके। हाँ जी। अच्छा, अभी ये बातें हैं कि जैसे कि आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये जो क्रिमिनल हैं, मुझे लगता है कि जितनी मैंने इस बात समझी है कि आपके दिमाग पे, आपके इमोशन पे, जज्बात पे काम करते हैं। बिल्कुल। जहाँ जहाँ आदमी लूट सकता है, जहाँ जहाँ आदमी फिसल सकता है, या तो लालच चाहे में या डर में। हाँ बिल्कुल, चाहे वो लालच पैसे का हो, चाहे रिलेशन का हो, चाहे कुछ और हो, चाहे बच्चों के थ्रू जा रहे हैं। जी। तो इसमें बड़ों को क्या प्रिकॉशन रखनी चाहिए, पहले तो वो बताइए। उसके बाद न्यू जनरेशन के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, मोबाइल तो हर के पास है, और उसके बाद अगर पेरेंट्स हैं तो बच्चों को क्या कैसे रखें, मोबाइल देना है, वो करना है ये, क्योंकि आज डैशबोर्ड है, वो बहुत चीज़ें आपका निकल जाता है सब कुछ। देखिए जो बच्चों के लिए आजकल हो रहा है, खास तौर पे क्रिमिनल्स जो हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनको किस तरीके से एक तरह से डरा के ब्लैकमेल करते हैं कि आपका बेटा मुंबई में पकड़ा गया है और वहाँ पर ड्रग्स मिली हैं और ये है वो है, रेप पार्टी हो रही थी, तो अगर आप उसको छुड़ाना चाहते हैं तो 50,000 रुपये अभी अभी ट्रांसफ़र कर दो, नहीं तो वो अंदर जाएगा। जी। सबसे पहले तो वेट कीजिए। पहली बात, कभी भी आपको कोई पुलिस ऑफिसर ऐसा फ़ोन नहीं करेगा, नंबर 1। जी। नंबर 2, उससे कंप्लीट डिटेल लीजिए, जैसे मैंने पहले कहा कि वहाँ उसको बोलिए कि आपका लैंडलाइन नंबर दीजिए, मैं आपको लैंडलाइन पे कॉल करता हूँ, थाने के नंबर पे, तो वहाँ से आपको पता लग जाएगा। तीसरा, ठीक है। कम से कम अपने फैमिली में डिस्कस करके रखिए कि अगर कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप किस तरीके से एक दूसरे को कॉन्टेक्ट करेंगे या किस तरीके से आपस में आप बातचीत करेंगे अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम कभी आ जाती है। कई बार क्या होता है कि आपके सिम को वो हैक कर लेते हैं, सिम स्वैपिंग होता था, बड़ा कॉमन था, अब ई सिम आने से काफ़ी कम हो गया कि आपका सिम बंद हो गया और आपके घर फ़ोन करेंगे कि आपका एक्सीडेंट हो गया, आप हॉस्पिटल में हैं और इमरजेंसी पैसा चाहिए, तो जल्दी से पैसा ट्रांसफ़र कर दीजिए, नहीं तो ओके। ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। तो पेरेंट कुछ नहीं कर पाते उस वक्त, क्योंकि फ़ोन पे वो कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, तो ऐसे तरीके से लोग काफ़ी पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं। या कई बार आपके फ्रेंड्स के नाम से आपको फ़ोन आ जाता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया, उसके पास फ़ोन नहीं है, ये हॉस्पिटल का नंबर है, तो आपसे वो पैसा उस तरीके से ट्रांसफ़र कराते हैं। प्रिकॉशन, कभी भी जो फ़ोन पे इंफॉर्मेशन आती है उसको हमेशा क्रॉस वेरीफाई कीजिए, दूसरे तरीके से भी उसको वैलिडेट करने की कोशिश कीजिए। जैसे लैंडलाइन नंबर, हॉस्पिटल से फ़ोन है तो कम से कम लैंडलाइन नंबर ले लीजिए, कौन सा हॉस्पिटल है, कहाँ है, मैं बात करता हूँ, आप अपने हॉस्पिटल का नंबर दे दीजिए, मैं कॉल करता हूँ। 2 मिनट ले लीजिए, आपको कुछ नहीं समझ आ रहा तो उससे 2 मिनट का समय लेके फ़ोन काट दीजिए। यानी कहने का तुरंत रिएक्ट मत कर, कभी भी मत कीजिए। अच्छा, एक बात और चल रही है, जैसे हम काफ़ी रील चल रही है सोशल मीडिया पे, एक यंगस्टर है बॉलीवुड के, वो पासवर्ड बता रहा है, तो वो कैसे हो जाता है? पासवर्ड किस तरह के? जैसे आपका मोबाइल है जी। आपके मोबाइल का पासवर्ड क्या है?
वो आपसे बात करता है, वो निकाल लेता है। क्रिमिनल का स्टाइल और ओटीपी भी ले लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, कैसे रहता है? नहीं देखिए, ये फेक भी हो उसमें सकता क्या है। हमें रखना चाहिए? नहीं, डेफिनेटली फेक भी हो सकता है। दूसरा ये है कि अगर किसी का पासवर्ड भी है तो हमें करना क्या है? हमारे पास डिवाइस तो है नहीं। उसका आपके फोन का पासवर्ड मेरे पास है तो मैं क्या करूंगा उसका? कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये एक व्यूज बढ़ाने के लिए भी एक तरीका होता है यानी आजकल। ट्रेंड हो सकता है। सेंसेशनलिज्म जो यूजली वर्ड यूज होता है हर तरीके से, आज सोशल मीडिया पे वो लोग भी यही करते हैं। या कई बार आप पेपर में पढ़ते हैं कि एक हेडलाइन वैसी होती है, अंदर न्यूज कुछ और होती है, तो उसको देख के लोग पढ़ना शुरू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें एक तरीके से यूजर को वहां पर लेके आना है। तो सेंसेशनलिज्म भी लोग करते हैं। किसी बॉलीवुड के नाम पे लोग आ जाते हैं, अच्छा बॉलीवुड के लोगों का क्या पासवर्ड होगा? ओके, आप होगा भी तो आपको लेना क्या है भाई? करना क्या है उस पासवर्ड का? आपके पास डिवाइस थोड़ा ना है वो। तो चलो, दूसरा बात है कि कहते हैं कि जैसे आपका वाईफाई लगा है या कोई और चीज डिवाइस से लगी है, उनके पासवर्ड हैक कर लिए जाते जी, हैं, वो कैसे? पासवर्ड हैक हो जाते हैं। कारण ये होता है कि जो हम राउटर घर पे लगाते हैं, नॉर्मली वो राउटर बड़े बेसिक राउटर होते हैं, और उस राउटर का पासवर्ड जो है आपका टेलीकम्युनिकेशन वाला, चाहे वो जियो का हो, एयरटेल का हो, बीएसएनएल का हो, वो सेट करके जाता है और वो कुछ स्टैंडर्ड पासवर्ड रख देता है। जी। क्योंकि उसे भी कॉम्प्लेक्स पासवर्ड तो याद नहीं रहते, क्योंकि उसे पता है कि उसने कल सर्विस देने आना है, तो यही लोग मुझसे बोलेंगे कि तुमने ही रखा था पासवर्ड। तो वो ऐसे पासवर्ड याद रख देता है जो यूजली याद रहते हैं। जी। तो उस तरीके से वो हैक होते हैं। यानी वो एक थ्योरी पे चलते हैं कि ये चीजें ज्यादा हो रही हैं, इसमें कुछ ना कुछ होगा। हाँ, डेफिनेटली। तो वो एक मैक्सिमम ये होता है। तो मैं हमेशा ही कहूंगा कि अगर आप अपने घर में इंटरनेट लगवाते हैं तो उसका पासवर्ड उसको बता के भी रखवाना हो। अगर आपको नहीं पता तो उसको बता दीजिए, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स रखिए जो याद ना रहे, और उसको लिख के रख लीजिए। दोबारा कभी सर्विस की आपको जरूरत पड़ती है तो वो आके कर दे। तो उसको नहीं पता होना चाहिए कि आपका पासवर्ड मीन्स एक बड़ा सिंपल सा पासवर्ड है। मान लीजिए आपके घर का नंबर है, तो मैं बोलूंगा 1057@34C, तो वो एक बड़ा सिंपल पासवर्ड हो जाता है। तो उसी तरीके से इस तरह के पासवर्ड रख देते हैं कि भैया इस घर में आया तो मुझे याद है कि इस घर का पासवर्ड ये है। ठीक है, तो उतना दिमाग क्रिमिनल लगा लेते हैं। हाँ, एक बात और होती है कि हमें कुछ पता नहीं चला, फेक साइटें बनती हैं, फेक ऐप बनते हैं, उनको कैसे चेक किया जाए कि देखिए, इसमें हम जाएं या ना जाएं? देखिए, फेक साइट और फेक ऐप बहुत बनती हैं, और आज की डेट में फेक पार्सल भी बहुत आते हैं। ठीक है, तो आप कभी भी ऐसी साइट पे मत जाइए जो वेरीफाइड साइट्स ना हो। वेरीफाइड यानी कि अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, आजियो है, तो इस तरह की साइट्स बहुत सारी हैं। तो इस तरह के यूजली क्या होता है कि आपकी, फिर मैं वही बात कहता हूँ, बेसिक एक ही है, लालच। आपको एक फोन है जो 1.5 लाख का मिल रहा है, उस साइट पे आपको 90,000 का मिलता है। बंदा ये नहीं सोचता कि ये फेक हो सकता है, बंदा सिर्फ ये सोचता है कि 60,000 रुपये बच रहा है। वो कैसे पता चलेगा फेक है या दूसरी है? ऐसा कोई गवर्नमेंट का है, कोई ऐसी कोई साइट है, ऐसा कोई सिस्टम है? गवर्नमेंट वेबसाइट को कंट्रोल नहीं कर सकते। देर आर, क्योंकि यहाँ पर करोड़ों वेबसाइट्स हैं, हर साइट को चेक करना गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है। हाँ, डेफिनेटली नहीं, आपको गवर्नमेंट के नहीं, अगर किसी को जाना है, मान लो उसमें ऐसी ऑफर आ गई, उसको डाउट हो गया, उसको चेक करना है कि ये वेबसाइट या ऐप जेन्युइन है, वो कैसे चेक दो करें? तरीके हैं। पहली बात, हमेशा कोशिश कीजिए कि वो HTTPS पे हो, यानी कि SSL सर्टिफिकेट उस पे होते हैं जो ऑथेंटिकेटेड होते हैं। एक बहुत बेसिक स्टेप है, लेकिन आजकल क्रिमिनल भी साइट इसको अपनी साइट पे लेने लग गए हैं। जी। दूसरा होता है कि हमेशा COD ऑर्डर कीजिए, कैश ऑन डिलीवरी। और जब कैश ऑन डिलीवरी आए तो पैसा तब तक मत दीजिए जब तक आप पार्सल खोल के देख ना लें और उसकी वीडियोग्राफी ना कर लें। ओके। हाँ जी, ऑनलाइन पैसा पे करना थोड़ा सा डेंजरस होता है। खासतौर से छोटे छोटे अमाउंट करते हैं लोग, 500, 700, 1000, 1100, 1200, 1500, जिसके लिए आप कहीं पुलिस कंप्लेंट करने भी नहीं जाते। हाँ, वो यानी बोले भी ना। क्या बोलना है, जिसका 2000 चला गया वो कहेगा मैं थाने जाऊंगा, इससे ज्यादा तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, चार चक्कर लगेंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो वो छोटे छोटे अमाउंट्स में फ्रॉड करते हैं, लेकिन वो हजारों लोगों के साथ फ्रॉड कर लेते हैं। अच्छा, एक आप ये बताइए, आप 2 दशक से ज़्यादा से जुड़े हुए हैं जी। पुलिस के साथ, तो आप पहले किस तरह के क्राइम की रजिस्टर्ड होते थे, उसका क्या सिस्टम था, उसका सक्सेस रेट क्या था सुलझाने का, तो उसके बाद क्या चेंज हुआ, उसका कितने रेशो बढ़ी, उसका सक्सेस रेट बढ़ा या नहीं बढ़ा, ये कुछ चीज़ें बताइए। हाँ, शुरू से जो फ्रॉड होते थे वो ज्यादातर होते थे मेल फ्रॉड, जो मैंने आपको नाइजीरियन फ्रॉड बताया। फिर मॉर्फिंग की फ्रॉड आ गए कि किसी की फोटो है और किसी का धड़ है, सिर किसी और का, धड़ किसी और का, यानी कि मॉर्फिंग हम इसको बोलते हैं। जी। यानी कि लोगों की न्यूड पिक्चर लगा देना, उनको ब्लैकमेल करना, तो ये बड़ा कॉमन हो गया था। धीरे धीरे उसमें से आए तो फिर वो क्रिमिनल्स जो फोन के थ्रू करने लगे, जिसको हम ठगी भी बोलते हैं। तो ठगी तो बहुत पुरानी है इस दुनिया में, तो वो फ्रॉड होने शुरू हुए।
तो आज की डेट में इवोल्यूशन हो गया है बहुत फ्रॉड्स का। गवर्नमेंट एक स्कीम लॉन्च करती है तो क्रिमिनल अगले दिन से उसी स्कीम पे फ्रॉड करना शुरू कर देते हैं। यानी कि उसके जैसी स्कीम शुरू कर देते हैं। हाँ, या उसके नाम पे करते उसके हैं। नाम पे करना शुरू करते हैं। जैसे गवर्नमेंट ने कहा भी बैंकों को केवाईसी करनी है सभी कस्टमर की, तो अगले दिन से लोगों को फोन आने लगे कि आपकी केवाईसी होनी है। तो उस केवाईसी के लिए आपका ओटीपी चाहिए। अभी बैंक से आपको एक ओटीपी आएगा, तो हो सकता है उसका कार्ड या अकाउंट या कुछ भी कॉम्प्रोमाइज हो रखा हो, तो वो उस तरीके से फ्रॉड होने शुरू हो गए। गवर्नमेंट कहती है हम आधार कार्ड वेरीफाई करेंगे, तो आधार कार्ड के नाम पे फ्रॉड शुरू हो जाते हैं। कोविड आया तो कोविड के नाम पे फ्रॉड शुरू हो गए कि रेमडेसिविर का इंजेक्शन यहाँ मिलता है, पैसे एडवांस भेजो, पे भी आ जाएगा। तो लोग डेस्परेट होते हैं उस वक्त, आपको ऑक्सीजन का सिलेंडर चाहिए, यहाँ भेजो, उसके नाम पे हो जाएगा। तो क्रिमिनल्स को तो हर रोज एक नया तरीका है। तो सिर्फ ये है कि आप पहले पैसा मत दें, बहुत ज़रूरी है। कभी भी आपको इस तरह की कॉल आती है तो थोड़ा सा 2 मिनट 5 मिनट का गैप ले लीजिए, किसी भी अच्छे दोस्त से बात कीजिए कि ऐसा ऐसा कॉल आया है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो कम से कम वो आपको इसमें हेल्प कर सकते हैं। तो अभी जो मेरे ध्यान में है कि एक डेटा निकल रहा था कि जो साइबर क्राइम के रिलेटेड अपनी साइट है ब्रॉडकास्ट मंत्रालय की यहाँ हाँ है, जी। उसमें 7 से 8 हज़ार रोजाना की मेल्स आती हैं बिल्कुल। ऐसी क्राइम। हाँ जी। तो अगर हम इस साइड की बात करें चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा की, तो इसमें कितनी एवरेज रोजाना ऐसे केस ऑनलाइन रजिस्टर्ड होते हैं? देखिए, ऑनलाइन आई बिलीव कि 100 से 200 केसेस तो कम से कम डेली रिपोर्ट होते हैं, यानी कि महीने में 5 से 6 हज़ार केस के आसपास रिपोर्ट होते हैं। तो सक्सेस रेट क्या सुलझाने का? ज़्यादातर केसेस जो हैं बहुत छोटे अमाउंट के होते हैं, और वो छोटा अमाउंट इन्वेस्टिगेट करने के लिए पुलिस के पास भी टाइम नहीं होता। दूसरा, पुलिस ओवरबर्डन्ड है। अगर आप देखेंगे आई बिलीव पुलिस ओवरबर्डन है, यहाँ रुकते हैं। हाँ, तो यानी कि आईटी को समझने वाला, साइबर क्राइम को समझने वाला गवर्नमेंट के पास अभी टोटल स्टाफ नहीं है, या उसका ट्रेंड स्टाफ नहीं है। नहीं, ट्रेन स्टाफ तो कम है, लेकिन पुलिस ओवरबर्डन है, ये बिल्कुल है। क्योंकि अगर आप देखेंगे क्राइम रेट ज्यादा है। क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखेंगे आई बिलीव कि शायद चंडीगढ़ साइबर में जो पीछे न्यूज़ आई थी कि 3 से 4 हज़ार कंप्लेंट्स पेंडिंग पड़ी हैं, वो हर रोज करने के बाद भी सॉल्व नहीं हो पाती, क्योंकि वो 100 कंप्लेंट अगर सॉल्व करते हैं तो 200 और आ जाती हैं। यानी सक्सेस रेट को रेशो में क्या लें हम? सक्सेस रेट अच्छा नहीं है अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, फिगर नहीं दें। नहीं, फिगर में नहीं, मेरे पास है ठीक है, अच्छा नहीं है, ठीक है, इतना काफी है। उसका कारण क्या है? 2 कारण हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो ज्यादातर साइबर के केसेस हैं वो फ्रॉड के हैं। वो फ्रॉड अमाउंट इतना छोटा होता है, 5,000, 7,000, 10,000, 12,000, 15,000। वो फ्रॉड जो हो रहा है वो फ्रॉड आपका, आप चंडीगढ़ में बैठे हैं, फ्रॉड आपका चेन्नई से हो रहा है, ठीक है, फ्रॉड आपका नागालैंड से हो रहा है, फ्रॉड आपका असम से हो रहा है, फ्रॉड आपका जामताड़ा यानी कि झारखंड से हो रहा है या बंगाल से हो रहा है। तो आप वहां नहीं पहुंचते, ठीक है। 20,000 के लिए आप कैसे जाएंगे? और सेकेंडली, दूसरी कंप्लेंट आपकी मध्य प्रदेश की है, तीसरी गुजरात की है, 5वीं महाराष्ट्र की है। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। फिर वो 20,000 जो है वो एक जगह नहीं है, वो एक अकाउंट में जाता है, वहां से आगे 10 अकाउंट में चला जाता है। अब पकड़ा नहीं जा सकता? पकड़ा जा सकता है। अब अभी जो गवर्नमेंट पॉलिसी लेके आ रही है, जैसे बैंक में भी केवाईसी, वीडियो केवाईसी कंपलसरी कर दिया है अकाउंट ओपन करने के लिए, तो उससे वो जो फेक अकाउंट्स हैं वो बंद होने शुरू होंगे, जो वॉलेट्स हैं वो बंद होने शुरू होंगे। तो जिसके नाम पे वॉलेट बना है वो परमानेंटली दोबारा कभी वॉलेट नहीं बना पाएगा। तो इस तरह की पॉलिसीज आपकी आ रही हैं। तो वो पैसा, सबसे बड़ी बात है आज की डेट में उनको कन्वीनियंस है पैसा ट्रांसफर करने की, तो उनकी कन्वीनियंस बंद कर दो, तो वो पैसा फिर ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, फिर मुश्किल हो जाएगा। चलो आप ये बताइए, अभी हमारे दर्शकों को ये बताइए कि किस किस चीज़ पे वो ध्यान रखें, अपने बच्चों पे, अपने यंगस्टर खुद कितना ख्याल रखें और बड़े कितना ख्याल रखें, किस किस चीज़ों पर ध्यान रखें जो इससे बच सकते हैं? क्योंकि मुझे लग रहा है कि जितनी अपनी बात हुई है उसमें ये लग रहा है कि आपको ज्ञान कितना है, आप जानते कितना हो, आप समझते कितना, उस पर है। क्योंकि दूसरा कारण ये है कि सबसे पहले हर चीज़ से निकलने के लिए आपको ज्ञान ज़रूरी है। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आपकी बातों से मुझे नजर आई कि वो ये है कि सक्सेस रेट कम है। उसका कारण कई है, उसमें एक कारण ये भी है कि हमारा अभी ओवरबर्डन हो गया है, ओवरबर्डन, स्टाफ उतना नहीं है या ट्रेंड स्टाफ नहीं है। तो ये कारण ये धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। तो अभी ये प्रिकॉशन ही एक चीज़ है कि वो उस पर जाएं आप, तो वो बताएं आप दर्शकों। देखिए, मैं फिर एक 3 कैटेगरी में लेना। हाँ, मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा। हम पुलिस के पास तब जाएंगे जब क्राइम हो जाएगा जी। पहली बात, हमें उसको पहले कैसे रोकना है? पहला, अपने लालच पे काबू रखें। दूसरा, डरे नहीं। डरे यानी कि फोन पे आपको कभी भी पुलिस, कोई भी सीबीआई, कस्टम्स, एनसीबी, कोई आपको पकड़ने नहीं आ रहा, ठीक है। तीसरा, अगर आपको कभी ऐसी कॉल आती है
अपने आप छोटा सा गैप लीजिए, इमीडिएटली रिएक्शन मत दीजिए, ना ही किसी ऐसे ऑफर को जो बहुत अनबिलीवेबल हो कि भाई गाड़ी मिल रही है आज 1 लाख में तो मैं 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर देता हूँ, जो OLX के थ्रू फ्रॉड होते थे। ठीक है, ऐसा फर्नीचर मिल रहा है मुझे 20,000 में, ये तो दोबारा मौका नहीं आएगा, फटाफट कर दूं, तो ऐसा मत कीजिए जब तक आप दूसरे इंसान को पर्सनली ना जानते हो। सोशल मीडिया पे ऐसे व्यक्ति पे ट्रस्ट मत कीजिए जिसको आप नहीं जानते पर्सनली। ठीक है ना, सोशल मीडिया पे आज की डेट में मिस इन्फॉर्मेशन बहुत है, एक इन्फॉर्मेशन को ट्विस्ट बहुत किया जाता है, तो उस पर भरोसा मत करें, जिसकी वजह से हम कई बार बहकावे में आ जाते हैं। तीसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हर व्यक्ति के लिए पर्सनली इंपॉर्टेंट है कि अपना स्क्रीन टाइम घटाइए। आज की डेट में ऑन एन एवरेज हर व्यक्ति 6 घंटे फोन पे बिताता है। 6 घंटे हम अपने जीवन का जो समय है सिर्फ रील्स को स्क्रॉल करने में, रील्स बनाने में, सोशल मीडिया पे, इस पे हम वेस्ट करते हैं, जो बहुत ज़्यादा है, जो अल्टीमेटली हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। बच्चों को गाइड कीजिए, उनको फिजिकल गेम्स में इन्वॉल्व कीजिए ताकि उनकी सेहत अच्छी रहे, ना कि वर्चुअल गेम्स में, चाहे वो कोई भी गेम खेल रहे हो। तो कोशिश कीजिए कि वो किसी ना किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज ऐसा समय आएगा कि हमें डी एडिक्शन सेंटर से बच्चों को लेके जाना पड़ेगा कि ये मोबाइल यूज़ करता है, और ऐसे केसेस आने लगे हैं जहां पर लोगों की उंगलियां खराब होनी शुरू हुई हैं, इम्पैक्ट होना शुरू हुआ है एक्सेस यूज ऑफ फोन से। और स्पेक्स यानी कि चश्मा तो आप देख ही सकते हैं कि बच्चों को अनफॉर्चुनेटली कितनी छोटी एज में लगने लग गया है। चलो, आप एक तो ये बताइए दर्शकों को कि नेशनल जो पोर्टल पे है वो क्या वेबसाइट है या क्या नंबर है? cybercrime.gov.in, और नंबर जो है वो है 1930। ये टोटल इंडिया में चलता है? ये ऑल ओवर इंडिया चलेगा और ऑटोमेटिकली आपके लोकल थाने से कनेक्ट हो जाएगा, जैसे 100 नंबर होता है। जी दर्शकों, आप समझ चुके होंगे कि साइबर क्राइम की जड़ें कहां तक फैल चुकी हैं और इनसे बचना कैसे है। लालच में नहीं जाना है, बच्चों का ध्यान रखना है, सोशल मीडिया को ध्यान से इस्तेमाल करना है, को अपनी एडवांस की डिवाइसेस यूज कैसे करनी है, अपने बच्चों को कैसे समझाना है, खुद को कैसे समझना है, और सबसे बड़ी बात आपको ध्यान रखना है कि स्क्रीन टाइम कम से कम कीजिए। हमारी ड्यूटी है प्रोटेक्ट यूर एवरी क्लिक। वॉचडॉग के थ्रू हम आपके पास इसको और डिटेल में लेके आ सकते हैं, 2 भाषाओं में लेके आ सकते हैं, अगर आप हमारा सहयोग करें। अगर आपके कमेंट हमें मिलते हैं कि पंजाबी में, हिंदी में, दोनों भाषाओं में हो सकता है, हम एक एक चीज को विस्तार से बता सकते हैं अगर आप चाहेंगे। मिलते हैं, लगातार देखते रहिए गाइड मीडिया के वॉचडॉग।